नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत के 28वें राज्य की एक बेहद दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड की। एक ऐसा क्षेत्र जो अपने भीतर एक बहुत ही समृद्ध इतिहास, अकूत प्राकृतिक संपदा और सच कहें तो आधुनिक समय की कुछ बेहद जटिल सच्चाइयों को समेटे हुए है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि ये राज्य कैसे बना, इसकी असली ताकत क्या है और बेतहाशा खजाने के बावजूद ये विरोधाभासों से क्यों घिरा है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रोड मैप क्या होगा। हम इन 5 मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। 1. संघर्ष की सदी। 2. यहाँ का भूगोल और प्राकृतिक विविधता। 3. जंगल, जनजातियां और संस्कृति। 4. भारत का खलीज पावर हाउस। और अंत में 5. खनन की असली कीमत। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, संघर्ष की सदी, यानी राज्य बनने तक का एक बहुत ही लंबा सफर। देखिए, 15 नवंबर 2000 को इस क्षेत्र का एक स्वतंत्र राज्य बनना कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। जरा सोचिए, पिछले 100 सालों में इस क्षेत्र की सीमाएं कितनी बार बदली। 1912 में ये बंगाल से अलग होकर बिहार का हिस्सा बना। फिर 1936 आते आते कुछ हिस्से ओडिशा और मध्य प्रदेश में चले गए। 1948 में सरायकेला और खरसावां जुड़े और 1956 में जाकर धनबाद बना। मतलब दशकों तक चले इन्हीं निरंतर प्रशासनिक बदलावों ने अंततः एक अलग राज्य की मजबूत मांग को जन्म दिया। इस सदी लंबे संघर्ष की पूरी आत्मा को अगर सिर्फ 3 शब्दों में पिरोना हो तो वो होंगे जल, जंगल, जमीन। ये महज कोई नारा नहीं था, ये स्वदेशी और आदिवासी अधिकारों की सबसे बुनियादी, सबसे शक्तिशाली मांग थी। बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और शिबू सोरेन जैसे दिग्गज नेताओं ने दशकों तक इस आवाज को बुलंद किया ताकि वो अपनी आदिवासी विरासत और उन प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकें जिनसे उनकी सांसें जुड़ी थीं। ऐतिहासिक संघर्ष को समझने के बाद आइए अब जमीन की बात करते हैं। हमारा दूसरा पहलू है भूगोल और प्राकृतिक विविधता। जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए, ये राज्य भारत के कुल भूभाग का मात्र 2.51% हिस्सा ही घेरता है। सुनने में काफी छोटा लगता है ना? लेकिन इस छोटे से आकार के बावजूद ये 5 अलग-अलग राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। और इसकी भौगोलिक विविधता सचमुच हैरान कर देने वाली है। इस विविधता को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे ऊंचाई पर स्थित है पाट क्षेत्र। उससे थोड़ा नीचे आएं तो रांची और हजारीबाग का मध्यवर्ती पठार, फिर निम्न पठार। इसके बाद आती है दुनिया भर में मशहूर दामोदर बराकर घाटी, जो कोयले का खजाना है। और हाँ, राजमहल की पहाड़ियां, जो बेहद प्राचीन चट्टानों का घर है। प्राचीन पहाड़ियों से लेकर गहरी घाटियों तक का ये सफर इस जमीन को सच में बहुत खास बनाता है। 10,365, जी हाँ, 10,365 मीटर, ये है पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई, जो इस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ये अकेला आंकड़ा ही काफी है ये साबित करने के लिए कि यहाँ की स्थलाकृति कितनी नाटकीय और ऊंची नीची है। और अब एक और हैरान करने वाला आंकड़ा सुनिए, -5। आमतौर पर यहाँ मानसूनी जलवायु होती है, जहाँ गर्मियों में पारा 43 डिग्री तक पहुँच जाता है। लेकिन सर्दियों में नेतरहाट जैसे इलाकों में तापमान -5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। मौसम की इतनी बड़ी एक्सट्रीम्स आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। जलवायु से आगे बढ़ते हुए अब हम आते हैं अपने तीसरे पहलू पर, जंगल, जनजातियां और संस्कृति, यानी झारखंड का हरा भरा हृदय। अब जो बात सामने आ रही है वो काफी दिलचस्प है। राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा, मतलब करीब 29.61% घने जंगलों से ढका हुआ है। हजारीबाग, चतरा और लातेहार जैसे इलाकों में फैले ये वन ही इस राज्य को इसका असली जीता जागता हरा भरा हृदय देते हैं। और आपको बता दूं, ये जंगल सिर्फ पर्यावरण के लिए ही जरूरी नहीं है। साल और महुआ के पेड़, शहद, लाख और केंदुपत्ता, ये सब महज जंगल की उपज नहीं है, बल्कि ये स्थानीय आदिवासी समुदायों की रीढ़ हैं। उनका पूरा जीवन, उनकी पीढ़ियों पुरानी परंपराएं और उनकी अर्थव्यवस्था इन्हीं जंगलों से सांस लेती है। ये रिश्ता ही उनकी संस्कृति की असली पहचान है। अब हम रुक करते हैं चौथे पहलू का, भारत का खनिज पावर हाउस और हमारे राष्ट्रीय विकास का इंजन।
इस तथ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरे देश के कुल खनिज संसाधनों का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक राज्य के पास है। हैला आंखें खोल देने वाला सच, पूरे भारत की ऊर्जा और औद्योगिक जरूरतों का इतना बड़ा हिस्सा इस छोटे से भूभाग से पूरा होता है। इस जमीन के नीचे दबे खजाने को हम मुख्य रूप से 3 बेल्ट्स में देख सकते हैं। पहला, सिंहभूम बेल्ट, जो तांबा, लोहा और यूरेनियम से हमारे भारी और हाईटेक उद्योगों को ताकत देता है। दूसरा, दामोदर घाटी, जहां के कोयले से हमारा देश रोशन होता है। और तीसरा, कोडरमा गिरिडीह बेल्ट, जो अब्रक यानी माइका के जरिए पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की रीढ़ बना हुआ है। सच कहें तो ये राज्य वाकई भारत के विकास का इंजन है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसलिए अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी पहलू पर, खनन की कीमत और एक कड़वी जमीनी हकीकत। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। एक तरफ ये अपार खजाना देश को ऊर्जा दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को चला रहा है और विदेशी मुद्रा ला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस विकास की एक बहुत भारी कीमत चुकाई जा रही है। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई, मूल निवासियों का विस्थापन और जल स्रोतों का भयंकर प्रदूषण। अगर हम जमीनी हकीकत के तथ्यों पर निष्पक्ष रूप से नजर डालें तो स्थिति काफी गंभीर दिखती है। कई इलाकों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन चल रहा है, जिससे राजस्व का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही पर्यावरण भी तबाह हो रहा है। विकास के नाम पर हजारों आदिवासी समुदायों को विस्थापित होना पड़ा है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक तथ्य ये है कि आज भी कोयला और अभ्रक की खदानों में खतरनाक परिस्थितियों में बाल श्रम मौजूद है। तो कुल मिला के ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ जल, जंगल, जमीन की रक्षा का वो ऐतिहासिक संकल्प है, तो दूसरी तरफ देश को तेजी से आगे ले जाने वाले विकास की जरूरत। सवाल यही है कि इन दोनों के बीच संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। इस अद्वितीय संस्कृति और पर्यावरण को बचाते हुए हम एक सस्टेनेबल भविष्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।